रिश्तों और ज़रूरतों में बड़ा अद्भुत मेल है। ज़रूरतें बनी रहें तो रिश्तों में एफर्ट जारी रहते हैं। ये बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी लागू होती है। रिसेंटली इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ के बीच हमने डिप्लोमेटिक ट्रसल देखे, तो ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि गल्फ कंट्रीज़ क्यों महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। सबसे पहले गल्फ कंट्रीज़ कहते किसको हैं? देखिए, ऐसी अरब कंट्रीज़ जिनका बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ है उनको कहते हैं हम गल्फ कंट्रीज़। इराक, कुवैत, दिस इज कुवैत। बहराइन, देखिए कतर से ऊपर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज बहराइन। कतर, सऊदी अरब, यूएई एंड ओमान, इन 7 कंट्रीज़ को हम गल्फ कंट्रीज़ कहते हैं। देखिए, पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर तो ईरान का भी है, लेकिन क्या हम ईरान को गल्फ कंट्री कहते हैं? नहीं कहते। मैंने अभी आपको बताया ऐसी अरब कंट्रीज़ जिनका बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ है। अब आप कहेंगे सर ईरान को अरब कंट्री क्यों नहीं कहते? देखिए, इस एरिया की हिस्ट्री और कल्चर लिंकेज डिफरेंट रही है। यहाँ पर अरबी का बोला जाना, अरबी की डिफरेंट डायलेक्ट्स का मेजर भाषा होना, जबकि ईरान में तो मेजर भाषा फारसी रही है। अब हमें इसको डिटेल में जानना है, मीन्स डिफरेंट गल्फ नेशंस के साथ भारत के संबंध, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो लोग प्लान करें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी, तो आप ये फाउंडेशन कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टडी IQ इज लॉन्चिंग इट, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रखी गई है 1000। कारण क्या है? क्योंकि इन क्लास टीचिंग के साथ साथ क्लास के बाहर आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए भी डिफरेंट टास्क दी जाती हैं, और उसको अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप और ग्रुप मेंटरशिप रखी गई है, जिससे कि ग्रुप में कंपटीशन वाली स्पिरिट से आप अपने लर्निंग के जो बेंचमार्क हैं उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो ऐसे में आप इसको अवेल कर सकते हैं। आंसर राइटिंग क्लासेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप अपने आंसर्स को लिखते हैं, आपके फैकल्टीज़ उसको फीडबैक देते हैं। तो इस वजह से लिमिटेड स्टूडेंट्स रखे गए हैं, बिकॉज टाइम इज़ रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो ऐसे में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो फीस 25,000 आपको शो हो रही है, लेकिन फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स अगर त्यागी लाइव ये कोड यूज़ करते हैं आप, तो 18,500 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम इन्फॉर्म्ड कि 149 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, तो 51 स्टूडेंट्स के पास अभी ये ऑफर है, तो यू कैन टेक दिस बेनिफिट नाउ। शशांक त्यागी फॉर यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs के लिए, या आपका कभी कोई सवाल हो। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, देखिए अभी तो मैंने आपको गल्फ कंट्रीज़ के बारे में बताया, 7 कंट्रीज़। अब आप कहेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन मेंबर्स होता है? बस इराक को माइनस कर दीजिए, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ हैं 7, इराक को -1 कर दीजिए, तो GCC में टोटल 6 कंट्रीज़ हो गई हैं। देखिए यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ध्यान रखिएगा। ये गल्फ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ, राइट। और इन जो ये कंट्रीज़ हैं गल्फ कंट्रीज़, इनकी रिलेटिव लोकेशन को थोड़ा ध्यान रखिएगा दिमाग में। कई बार यूपीएससी ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेती है। अब देखिए, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये मेजरली इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल। ध्यान रखिएगा, ये सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेगी। अब इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ग्रुपिंग का मतलब क्या है? यानी कि ये देश एक साथ इस वजह से आए जिससे अपने आर्थिक फायदे को बढ़ा सकें और इंटरनेशनल लेवल पर एक कंसेंसस रखकर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकें। ग्रुपिंग वाज फॉर्म्ड इन व्यू ऑफ सिमिलर अब क्यों, मतलब ऐसा क्या कॉमन बेंचमार्क्स इन्होंने आपस में देखे जिसकी वजह से एक साथ आए? एक तो आपको पता होगा कि देखिए सिमिलर पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, यानी कि इस्लामिक कानून पर आधारित सरकार का होना, तो ऐसे में एक मत आ सकते हैं। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, साथ में मेजरली ये ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, तो यानी कि इनके प्रॉस्पेरिटी का एक रीज़न जो है वो ऑयल रहा है। तो कॉमन डेस्टिनी रही है इनकी, और कॉमन ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर के लिए। इन देशों को पता है कि लॉन्ग टर्म में आज से 100 साल बाद ये अपने फ्यूचर को ऑयल पर नहीं रख सकते, राइट। इनको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना होगा, तो एक कंसर्टेड अप्रोच ले सकते हैं, तो इस वजह से GCC इन्होंने बनाई। अब वाई गल्फ कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? एक तो है ट्रेड रूट, यानी कि अगर इंडिया को यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो एक तरीका है कि हम अफ्रीका के थ्रू अपने ट्रेड को लिंक करें, एक है कि हम गल्फ के थ्रू लिंक करें। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मुंबई के पोर्ट से हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, सऊदी अरब से कनेक्ट करता हुआ, हाइफा से कनेक्ट करता हुआ, मेडिटेरियन से, फिर हमने यूरोप में कनेक्ट कर दिया। तो यानी कि ट्रेड कनेक्टिविटी के लिहाज से ये देश इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ट्रेड रिलेशंस। अब ट्रेड रिलेशंस में जरा ये देखिए, 72% हमने इंपोर्ट किया है इनसे। 2021 वाला डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये है $110.7 बिलियन,
और 28% यानी कि 43.9 बिलियन डॉलर ये हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। तो यानी कि एक्सपोर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो रही होगी तो कितने सारे लोगों को जॉब्स मिल रही होंगी, राइट। अगर हम इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी तो एनर्जी नीड्स पूरी हो रही हैं क्योंकि क्रूड ऑयल इज द मेजर कॉम्पोनेंट। लेकिन साथ में ध्यान रखना होगा भाई हमको पैसा भी तो दे रहे हैं। भाई अगर हम कस्टमर हैं तो सेलर के लिए भी तो हम महत्वपूर्ण हैं, राइट। ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल जो इसमें हमारा ट्रेड रिलेशन है वो डेफिसिट में है, माइनस सिग्निफाइंग डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि भाई हम खरीद ज़्यादा पैसे कर रहे हैं और जो हम बेच रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा ज़्यादा जा रहा है। सऊदी अरब के साथ इंडिविजुअली बात करें तो 42.9 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है। देखिए जब मैं ट्रेड यूज करूंगा तो इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर बात करूंगा। तो 42.9 डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, यानी कि पता होना चाहिए कि गल्फ में भी सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ है, उससे कम किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है, ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब फॉर इंडिया। अब सऊदी अरब के साथ देखिए 34.1 बिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट करते हैं और ये 20% यानी कि 8.75 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये परसेंटेज का मतलब है कि टोटल ट्रेड का कितना परसेंट कहाँ जा रहा है। तो टोटल ट्रेड का 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं और ये 20% हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि सऊदी अरब के साथ भी जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो किसका है, डेफिसिट का है। ये यानी कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। यूएई के साथ देखिए काफ़ी टाइम से चर्चा में भी था यूएई अकाउंटेड फॉर 6.6% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, 7.3% ऑफ इंपोर्ट। अब जरा यहां पर एक स्टेटमेंट देखिए, अगर आपसे यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बना दे कि जो ट्रेड विद इंडिया है वो यूएई के साथ इंडिया का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सऊदी अरब, ये स्टेटमेंट सही होगी कि गलत होगी? ट्रेड विद यूएई का मतलब है कि टोटल जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस वॉल्यूम वो यूएई के साथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सऊदी अरब, ये स्टेटमेंट है। बताइए ट्रू और फॉल्स? तो अगर आप में से कुछ लोग सऊदी अरब और यूएई का साइज देखकर सोच रहे होंगे अरे यार यूएई का साइज तो छोटा है, छोटी मार्केट होगी वहां पर, सऊदी अरब इज अ बिग कंट्री इन कंपैरिजन टू यूएई, तो उसके साथ शायद हमारा व्यापार ज्यादा हो, राइट। तो वो गलत फहमी होगी आपकी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वजह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट बनती है यहाँ पर। सो इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड वॉल्यूम यूएई का है 72.9 बिलियन डॉलर। और जरा यहाँ पर देखिए सऊदी अरब मैंने आपको क्या बताया था, 42.9 बिलियन डॉलर। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन आई एम सेइंग, ये रटने की कोशिश ना करें, लेकिन ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई यूएई का ज्यादा है। ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, मोर देन 50 बिलियन डॉलर हम यूएई के साथ करते हैं, लेस देन 50 बिलियन डॉलर हम सऊदी अरब के साथ करते हैं, ठीक है, जो लास्ट डेटा है। अब देखिए ये हमने जो टोटल इंपोर्ट किया वो था 61.5%, 52% ऑफ द टोटल ट्रेड, 44.83 बिलियन डॉलर का। और जो हमने एक्सपोर्ट किया 28.4 बिलियन डॉलर, तो 28.4 बिलियन डॉलर इन 1 ईयर, दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल अमाउंट, राइट। तो यूएई के साथ हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो ट्रेड है वो डेफिसिट में है क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई हम ज्यादा खरीद रहे हैं और बेच हम उनको कम पा रहे हैं। क्लियर है बात? साथ में अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में था यूएई के साथ हमारा सेपा फाइनलाइज हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि अब हमें फेवरेबल कंडीशंस पर हम गुड्स का, सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वहां पर ट्रेड रिलेशंस रख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? कहा जा रहा है 2026 तक इंडिया यूएई का ट्रेड 100 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, 100 बिलियन डॉलर। तो इससे फायदा क्या होगा? अरे जब इतना बड़ा ट्रेड हम कर पाएंगे तो यानी कि हमारी जो मार्केट को जरूरत है कि वहां पर हम बेच पाएं चीजें, वो बढ़ जाएगी, तो हमारे यहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मैं आपको बता दूं यूएई एक इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब है, यानी कि अगर हमें अफ्रीका में ट्रेड करना है, स्पेसिफिकली नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, तो ऐसे में ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जो है अफ्रीका में बेच रहे हैं, उसके लिए हम यूएई को एज अ हब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूएई और अरब कंट्री है और ये जो अरब लीग का पार्ट है और जो आपकी वेस्टर्न अफ्रीकन, ईस्टर्न अफ्रीकन, नॉर्दर्न अफ्रीकन की कुछ कंट्रीज हैं ये अरब लीग का पार्ट हैं। तो यानी कि फेवरेबल इनके ट्रेड लिंकेज हैं, तो हम यूएई के थ्रू अगर वहां पर रूट करें तो वो फेवरेबल ट्रेड लिंक होता है। क्लियर है? तो इस लिहाज से अफ्रीका में ट्रेड भी इंप्रूव होगा बाय दिस लिंकेज विद यूएई। तो यूएई ऑल्सो फीचर्स इन द टॉप 10 सोर्सेज ऑफ एफडीआई इनफ्लोज फॉर इंडिया। टॉप 10 में से एक है यूएई। नेगोशिएशंस ये फाइनलाइज हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि हमें कमर्शियल एंगेजमेंट अब हमारा नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा यूएई के लिए, तो इस वजह से यूएई इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंडिया और ओमान की बात करें तो देखिए 6.84 बिलियन डॉलर का ये हमने इंपोर्ट किया और 3.15 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया, तो यानी कि ओवरऑल यहां पर भी हमारा क्या है, डेफिसिट है। इंडिया और बहराइन की बात करें, अब देखिए यहां पर यूनिक दिख रहा है और जहां पर एक्सेप्शन है समझ लीजिए एंटीना आपके ओपन हो जाने चाहिए कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो ये ओनली गल्फ कंट्री जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है फिलहाल। देखिए यहाँ पर हमने 0.7 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन 0.9 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, ये 2021-22 वाला मैं बता रहा हूँ आपको। ना इंडिया और कुवैत के साथ 90% तो हमारा इंपोर्ट ही है, 10% हमारा एक्सपोर्ट है। 11 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट है और 1.24 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, डेफिसिट है। कतर के साथ 15 बिलियन डॉलर यानी कि 1.4% ऑफ द टोटल ट्रेड ये कतर के साथ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि टोटल जो नेचुरल गैस है उसका 41% ये कतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कतर अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ इंडिया टोटल नेचुरल गैस इंपोर्ट। तो इस चीज़ को जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। राइट, बड़ी बात है ना कि एक कतर, लोकेशन आपने देखी है कतर की, साइज आपने कतर का देखा है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा देश, उसकी 41% जो नीड है नेचुरल गैस की वो कतर पूरी कर रहा है। इंडिया कतर तो देखिए 88%, 13.19 बिलियन डॉलर ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.83 बिलियन डॉलर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर भी क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। अब फ्लेक्सिबल ट्रेड नॉर्म 7 जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अकाउंट फॉर नियरली 1/5। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, संजीदा हो जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि 7 जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसका 1/5 रखती हैं, तो यानी कि इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसमें से भी टोटल ट्रेड की रैंकिंग जरा देख लीजिए। सबसे ऊपर आपको यूएई दिख रहा है, सेकंड पर सऊदी अरब दिख रहा है और थर्ड पर इराक दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक स्टेटमेंट आ जाए कि अमंग दीज गल्फ कंट्रीज इराक इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो मुझे बताइए वो सही होगी क्या? वो तो सरासर गलत होगी, क्योंकि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गल्फ कंट्रीज वो यूएई है, सेकंड पर सऊदी अरब है और थर्ड पर इराक है। सबसे नीचे आपको देखिए कौन दिख रहा है, ये बहराइन है। क्लियर है बात? और इसी के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ऑयल एंड अदर इंपोर्ट, देखिए इंडिया के 3 जो टॉप इंपोर्ट्स हैं वो क्या है, एक तो क्रूड ऑयल है अराउंड 40%, पेट्रोलियम गैस है और फिर आपके डायमंड्स है, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम वहाँ से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं रिफाइन करने के बाद एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो रिफाइंड पेट्रोलियम हमारे टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 14% है, ज्वेलरी 8% है और 7% हमारे राइस हैं। राइस इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा ना। ऑयल नीड्स जो है हमारी टोटल, उसका 84% हम इंपोर्ट करते हैं ओवरऑल 42 देशों से। ठीक है, ओवरऑल, तो ये ORF बताता है। तो ऐसे में अगर इराक की बात करें तो इराक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल का। और देखिए इंक्रीज कितना हो, 2009-10 वाले फाइनेंशियल ईयर में 9% था, ये बढ़कर 22% हो गया। ठीक है, और एक टाइम पर जो ईरान हमारा मेजर बेसिकली हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब मात्र 1% हम वहाँ से कर रहे हैं। कारण क्या है, यूएस सैंक्शंस उसका एक रीज़न है। यूएस ने सैंक्शन लगाए तो हमें लगा कि जो यूएस के साथ रिलेशन मतलब ट्रबल ना हो जाए, साथ में उनकी खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी क्राइसिस में, तो ऐसे में फिर हमें कम करना पड़ा। सऊदी अरब हैज़ अकाउंटेड फॉर 17 to 18% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट। ना अब देखिए ह्यूज रेमिटेंस, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में आते हैं। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, रेमिटेंस का मतलब जैसे करीब 89 लाख इंडियंस जो हैं गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वो घर पर अपनी कमाई का एक हिस्सा भेजते हैं, तो भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इससे इजाफा मिलता है। राइट, तो इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। इसको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी कहते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, तो उसके बदले में कुछ वापस नहीं आ रहा उनको। भाई जब पैसा मूव होता है एक देश से दूसरे देश, तो ये होता है ना कि भाई इस ट्रांसफ़र के पीछे या तो अगर आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है तो आपने गुड्स खरीदे हैं या फिर आपने सर्विसेज ली हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर रेमिटेंस का मतलब वो अपने घर वालों के लिए वो पैसा भेज रहे हैं। क्लियर है बात? तो इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस होल्डर है, ठीक है, वर्ल्ड का। और सेकेंड नंबर पर मैक्सिको, और मैक्सिको भी हमसे ये समझ लीजिए करीब आधा पीछे है। ये रहा डेटा, 83.15 बिलियन डॉलर, तो लमसम ध्यान रख सकते हैं आप। और देखिए लगभग आधा 42.9 बिलियन डॉलर ये मैक्सिको के पास रेमिटेंस आते हैं। तो इंडिया तो इससे काफ़ी आगे है। राइट, तो यानी कि रेस में अभी पीछे नहीं आने वाले, क्योंकि सेकंड रैंक वाला कितने पीछे, करीब 40 बिलियन डॉलर पीछे है। मोर देन हाफ इनबाउंड रेमिटेंस जो है हमें 6 गल्फ कंट्रीज से आते हैं। अब जरा संख्या देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जरा यहाँ पर डेटा देखिए। यूएई में 34.6 यानी कि करीब 1/3 जो जनता है यूएई में वो भारतीय है। राइट, सेकंड नंबर पर सऊदी अरब में देखिए 7.5% ऑफ देयर पॉपुलेशन वो इंडियंस है। थर्ड पर देखिए कुवैत। तो आप याद रख सकते हैं यूएसके, यू मीन्स यहाँ पर हो गया यूएई, तो फर्स्ट रैंक यानी कि सबसे पहले रैंक पे जो भारतीय वहाँ पर काम करते हैं गल्फ कंट्रीज में यूएई में, सेकंड में सऊदी अरब और थर्ड पे कुवैत। तो ये आई थिंक आपको ध्यान रहेगा। राइट, तो अभी तक आपके मन में 3 पिलर्स क्लियर हो जाने चाहिए, यानी कि एक तो एनर्जी की वजह से गल्फ कंट्रीज इंपॉर्टेंट हुए, अभी हमने बात की। राइट,
ट्रेड की वजह से हुए और तीसरा रेमिटेंस की वजह से हुए। तो ETR ऐसे ध्यान रखिएगा। इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड पर आपका गल्फ है। डाइवर्सिफिकेशन, अब ये क्या रीज़न है? गल्फ कंट्रीज़ को पता है कि भाई लॉन्ग टर्म पर वो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और कई कंट्रीज़ ने ऑलरेडी फैसला लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे UAE में, अमीरात है, दुबई। अब दुबई की समृद्धि का राज क्या है? आप में से कई लोग सोचते होंगे अरे यार ऑयल है उनके पास, इस वजह से इतने डेवलप्ड हो गया दुबई। लेकिन नहीं, दुबई की टोटल कमाई का मात्र 1% अभी ऑयल से आता है। बाकी दुबई की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कैसे उन्होंने अपने आप को टूरिस्ट हब डेवलप कर दिया, इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन डेवलप कर दिया, ऐसी टैक्स पॉलिसीज रखी। तो ऐसे में अब अदर जो गल्फ स्टेट्स हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा स्कोप रखते हैं, हायर एजुकेशन में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में, स्मार्ट सिटीज़ में, स्पेस कॉमर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो यानी कि इन एरियाज़ में कोऑपरेशन का एक बड़ा स्कोप है। डाइवर्सिफिकेशन ध्यान रखिएगा, फोर्थ वाला एंगल। पीपल टू पीपल टाइज, अब देखिए अभी जो डिप्लोमेटिक टसल चला, तो इससे ये मत मानिए कि लॉन्ग टर्म कुछ रिलेशंस में ट्रबल्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कितने सारे पिलर्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन दोनों तरफ के देशों के लिए, राइट। तो जाहिर सी बात है ऐसे में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इसमें एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, राइट, वो ऐसे खराब नहीं होने वाला। पावर क्राइसिस इंडिया में रहे, आपको पता है कि अराउंड 1% का इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट चल रहा है, जो कभी 0.3% होता था, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे कम अभी हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ऐसे में गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी से हम जो है इसमें एक तरीके से इसको डेफिसिट को कम कर सकते हैं और सरप्लस में आ सकते हैं। नाउ देखिए ज़रा कैसे उन्होंने ट्रांजिशन किया है। 2020 में 5% जनरेशन का कुवैत ने अचीव किया, 2030 में इनका टारगेट है 15%। 9.5 KSA मीन्स किंगडम ऑफ सऊदी अरब, ये 24 गीगावाट पे जा रहे हैं। UAE का देखिए 24% इन 2021 और 2050 में 44%। तो कहने का मतलब है दे आर सिग्निफिकेंटली एक्चुअली इंप्रूविंग इन रिन्यूएबल एनर्जीज, तो हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ह्यूज मार्केट है इंडिया के फूड और IT सेक्टर के एक्सपोर्ट के लिए गल्फ इंपॉर्टेंट हब है, तो इस लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। काउंटर करना है चाइना को, क्योंकि देखिए यहाँ पर एनर्जी भी है और साथ में कनेक्टिविटी भी है, और जहाँ एनर्जी और कनेक्टिविटी मिलेगी चाइना वहाँ पर अपना रुख रखेगा। तो ऐसे में अगर हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहेंगे तो जियो स्ट्रेटेजिकली ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर्स ऑफ ओपेक? वेनेजुएला, मैक्सिको, रशिया, ईरान। आपको आंसर देना है कमेंट्स में। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गल्फ कंट्रीज फॉर इंडिया। आई थिंक अब आपके पास एनफ पॉइंट्स हैं, यानी कि इस आंसर को आप मोल्ड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।